महोत्सव मना रहा है और चंपावत के किताब महोत्सव में आज उद्घाटन के लिए जो शख्स हमारे सामने है, इनका भी अमृत महोत्सव है 75 साल और 2,200 अमृत महोत्सव के दौर से आप गुजरे हैं। और वही चल रहा है उसको हम सिक्योरिटी के साथ जोड़ दीजिए। मेरे ख्याल में बच्चों को इतना भोजन भाषण देने की मेरी सामर्थ्य रखता है तो पौधे को पौधकी रहने दें और उसका वही काम है। तो हमारे बीच आज हमारे जो मुखिया अतिथि हैं प्रोफेसर पुष्पेश पंडित जी से हमारे बीच आए हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस पर आपका जो नाम है उसके आप प्रोफेसर रहे हुए हैं और आपने जितना मैं आपको जान पाया कौतिक है जिसमें कुछ कौतिक कुतूहल उसके सब मजा है, आनंद है। जब हम साहित्य महोत्सव कहते हैं, लिटफेस्ट कहते हैं, बुक फेयर कहते हैं तो वो बुक फेयर बाजारू कमर्शियल है, लिटफेस्ट बड़ों की चीज है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे अंततः मार पीट कर पकड़ कर यहाँ लाकर बिठा दिए रहे हैं, क्योंकि ये कौतिक उनके लिए, ये कौतिक मेरे लिए नहीं, जिलाधिकारी महोदय के लिए नहीं, मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के लिए नहीं, हमारे आपके लिए नहीं है। और मुझे जो लगता है मुझे कुछ वैचारिक मतभेद युवा हरियाणी से हैं, वो तो हमारे और आपके पीछे चर्चा का विषय है। न तो वो इतिहासकार हैं, न वो इतिहासकार हैं, न वो आर्कियोलॉजिस्ट पेलियोबोटनिस्ट हैं, फतवे देते हैं, इसराइल में रहते हैं, इस चीजों के खिलाफ उनके बर्बरता के सरकार के विरुद्ध उनके मुँह से शब्द नहीं निकलता है। खुद वो समलैंगिक है तो उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में लोग चर्चा न करें, उनके लिए फतवों को बता दें भविष्य ऐसा होगा। वो मुझे लगता है साजिश है, बौद्धिक साजिश, जो मैकॉले की साजिश से कहीं भी खतरनाक है। बहरहाल आपने जो जहाँ से बात शुरू की उन्होंने कहा कि चर्चा का विषय बदलता परिवेश है, तो मेरे ख्याल में अगर मैं बच्चों को कहूँगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा, मगर मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपने जैसा समझें, क्योंकि जब बूढ़ा एक आदमी हो जाता है तो उसकी भी मन कुछ फ्रट हो जाती है, वो बच्चों का जैसा हो जाता है। खाने पर उसकी लाल छूने लगती है, बोलने में थोड़ा हकलाने लगता है, चलने में पैर लड़खड़ाने लगते हैं। मुझे लगता है कि जब से मैं याद करता हूँ मेरी पहली रचना एक बच्चों की कहानी थी जो 1953 में बाल भारती में खेल परी के नाम से छपी थी। उसका मुझे 10 रुपया मंत्रिमंडल से पारिश्रमिक मिला था और आज जब जिलाधिकारी महोदय के प्रोत्साहन से वो न्योनी रचना वाली रचनाएं देखी, मुझे इतना अच्छा लगा कि यदि 10 साल की उम्र में मुझे पहली कहानी पर 10 रुपये का मंत्रिमंडल से पारिश्रमिक नहीं मिला होता तो मेरे लिखने पढ़ने का अंत तभी हो गया। मगर चूंकि वो पैसा मिला, किताब का नाम छपा, लोगों ने कहा तुम्हारी रचना हमने बाल भारती में पढ़ी, इतना प्रोत्साहन मिला, मुझे लगा कि लिखना पढ़ना बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद मैं नैनीताल में अपनी मौसी के साथ रहकर पढ़ता था, शिवानी जी के साथ, उनका चर्चा बहुत लोग हिंदी जानते हैं करते हैं। उनके घर में रहते मैंने दूसरी रचना कर लिखी थी जो पराग में छपी थी, जो बच्चों की पत्रिका थी, बम्बई से छपी थी। उसका शीर्षक था खिलौनों का विद्रोह। तो अब वो खिलौनों का विद्रोह जो कहानी थी उसका चर्चा में क्यों बोलूँ, बड़ी लंबी पुरानी बात है, मगर जब बदलते परिवेश की हम बात करते हैं तो परिवेश हमेशा बदलता है। आज ऐसा नहीं हो रहा कि पहली बार परिवेश बदल रहा है, आज पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि टेक्नोलॉजी का विस्फोट होता है, आज पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि पुस्तक का संकट हो गया है। पुस्तकें जलाई गई हैं, कटनबर्ग में इंक्विजिशन के दौरान यूरोप में जलाई गई हैं। अभी हाल बड़ी रोचक पुस्तक नहीं, पर बच्चों के सामने पुस्तक जलाने का चर्चा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि पढ़ना अच्छा है, किताबों से प्रेम करना अच्छा है। वो किताबें फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, जनरल नॉलेज की हो, ये भी जरूरी नहीं है। आप कुछ भी पढ़ें। जब मैं कुछ उम्र मेरी से कम थी तो मैं कार्यक्रम करता था टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, न्यूज़पेपर एजुकेशन प्रोग्राम। उसमें बच्चों को अखबार नहीं पढ़ाते थे, हम कहते थे कि अखबार में अपने पसंद का कोई विज्ञापन ढूंढो। आज की बात कर ले, मोबाइल उठा दीजिए, आपके मोबाइल की मेमोरी क्या है, इसमें रोम कितनी है और रैम कितनी है, इसमें इसका चिप है, उसकी स्पीड कितनी है, उसमें L1 L2 कैश है कि नहीं है, इसमें आपकी जो स्क्रीन है उसका LCD का रिफ्रेश रेट क्या है। आप पूरा फिजिक्स का लेसन उस 8 साइड के लड़के से सुन सकते हैं जिसने मेरी तरह 11वीं में मैथमेटिक्स में शून्य प्राप्त किया। मगर ऐसे ही आप उससे कहीं कान में लगा के बाजा सुन रहे हो तो तुम्हारी इसकी फ्रिक्वेंसीज क्या है, हाइड्रेटिव रेंज क्या है, इसमें हैमर पड़ रहा है या स्प्रिंग है, एक्यूस्टिक गिटार है, स्पेनिश गिटार है, वो पूरा लड़का आपको समझ समझा देगा। मुझे लगता है कि हमको
हमको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि किताब नहीं पढ़ी जा रही, बच्चे नहीं पढ़ रहे। मुझे लगता है कि बच्चों में गजब का उत्साह है, आने वाला समय भयावह बिल्कुल नहीं है। आपने एक बड़ी रोचक चर्चा और की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हर चीज कुदरती अच्छी होती है। आज भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इतना आतंकित क्यों है? यहाँ पे आपको खासकर जो बच्चे हैं उनके सामने आत्मकथात्मक अनुभव का साझा करना चाहता हूँ। जब हम यहाँ आलू के गुटके खा रहे थे नाश्ते पर, तो मैंने एक महिला ने उनसे पूछा बच्ची की परसेंटेज कितनी आई, तो उन्होंने लगभग चाबुक फटकारते हुए मुझे चुप करा दिया कि बच्ची की जो भी परसेंटेज आई है हम बच्चों की परसेंटेज नहीं पूछते। मुझे तत्काल अपनी गलती का एहसास हुआ, ये आदत हो गई है कि तुमने 12वीं का इम्तहान दिया तो परसेंटेज कितनी आ रही है। तो जो कहानी थी वो ये थी कि मेरे बड़े भाई का लड़का 12वीं का इम्तहान देने नहीं गया। उसके मन में आकर के ये था कि अगर मैं इम्तहान देने जाऊँगा मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, और वो हमेशा 100 में 100 लाता था, तो वो 100 में 98-97 लाने में इच्छुक नहीं था। उसको स्कूल पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी थी। उसने कहा मैं इम्तहान नहीं दूंगा। मेरे मन में वो सारे बात थे कि बच्चे में तनाव होता है, बच्चा निकल जाता है, बच्चा पूछ सकता है, बच्चा अवसाद से ग्रस्त हो जाता है। मैं घर ले आया और घर में करा हुआ। मेरी भाभी ने कहा तुम्हारा लड़का होगा तो क्या उसको भी ऐसे बिना इम्तहान देने वापस ले जाते? मेरे बड़े भाई का लड़का, कुछ लोग परिचित हैं यहाँ मुकेश्वर से, उनका बड़ा लड़का राजीव था, उसका 12वीं का इम्तहान नहीं था। कल मैंने भाभी की गालियाँ छेड़ी, बच्चा घर गया और कहा क्या करेगा? तो कहा A लेवल करेगा। उसके लिए जब घर से पैसे कमा लिए, फॉरेन एक्सचेंज में पैसा जमा किया, A लेवल दिलाने के लिए ब्रिटिश काउंसिल में इम्तहान दिलाया। हर हफ्ते में उसे दिलाता था, वो बाहर आके कहता इम्तहान बड़ा अच्छा दिया। जब रिजल्ट आया तो हर इम्तहान में वो एक्सेप्ट था, उसने वो इम्तहान भी नहीं दिया। आखिर वो अपने स्कूल से निकाल दिया है अखबार से, सरदार पटेल विद्यालय से। आज तक उसने 12वीं पूरी नहीं की, मगर उसका मेंसा स्कोर 170 था। वो अपने किए हुए बिना किसी स्कॉलरशिप के, बिना घर से पैसा दिए अमेरिका चला गया। अमेरिका में उसने ग्लोबल लॉरिएट के साथ पढ़ना शुरू किया और वो फिर उसने पढ़ाई पूरी नहीं की, ड्रॉप आउट हो गया। उसको 20 वर्ष की उम्र के पहले 4-6 पेटेंट मिल गए। वो न्यूयॉर्क टाइम्स में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और वाइस प्रेसिडेंट टेक्नोलॉजी मिला। अब जाके उसने हार्वर्ड से AMD वगैरह कर लिया है। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसने अभी हाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐप बनाया है जिसका नाम R-Block है, उसका नाम राजीव है और R-Block है। मगर जो बात पंजी चर्चा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कर रहे थे, मैं उससे आतंकित इसलिए नहीं होता हूँ कि मुझे लगता है तो आर्टिफिशियल ना बनाया तो इसी इंटेलिजेंस का है जो बॉडी इंटेलिजेंस थी, और वो प्रॉम्प्टेड इंटेलिजेंस है, चाहे प्रॉम्प्ट है। वो ऐसा नहीं कि आसमान से टपक कर आकाशवाणी हो रही है और काल को कोई ज्ञान मिल रहा है। कोई मनुष्य अपनी बुद्धि से कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करके कुछ प्रश्न पूछता है, उसके फोल्डर्स बनते हैं, उसके अनुसार एक रिस्पॉन्स आपको मिलती है। उसमें गलती भी होती है, सही भी होती है, उसका डेटाबेस क्या है आज। मगर मैं ये चर्चा इसलिए करना चाहता था राजीव का कि राजीव दावोस में ग्लोबल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी है। न उसने पढ़ाई पूरी की, वो स्कूल से ड्रॉप आउट होता रहा, मगर उसकी पढ़ने का जो कीड़ा उसके दिमाग में था कि पढ़ना तो है ही। एक दूसरा प्रसंग है कि बच्चों के साथ में साझा करूंगा। वो 11वीं में था, 12वीं के बाद उसको पढ़ाई नहीं। मैं रिचर्ड फेनमैन के लेक्चर्स उन दिनों देखता था कभी कभार। यू मस्ट